अस्सलामुअलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, कल हमारा डिस्कशन चल रहा था FTR फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम वाली इनकम का। इसके बारे में हमने ये कहा था कि ये स्पेसिफाइड इनकम है जो ऑर्डिनेंस के अंदर स्पेसिफाई की हुई होगी कि ये वाली इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। ऐसा ही था। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स लिख लिए थे। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा था हमने? याद भी नहीं मुझे लिखा था मैंने। पहला पॉइंट क्या था बताओ। एक बच्चा बताएगा, कोई भी एक बच्चा बता, आप बताओगे बेटा। क्या लिखा था? ऑल इनकम स्पेसिफाइड बाय द लॉ law to be all income specified by the law to be taxed under FDR falls under this category। ये हमने पहला पॉइंट लिखा था। दूसरा टैक्स डिडक्टेबल collectible on such income will be full and final discharge of tax liability on such income. Tax is deductible at source or no expense is allowed to be deducted against पांचवा neither losses can arise in this category nor loss of any other head can be adjusted with FTR income or specified tax rates applicable on such income. Specified tax rates are applicable on और कुछ बताया तो deductible allowances are not allowed to be deducted against income chargeable to tax under FTR. Tax credits are not allowed to be deducted
कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो सी फाइनल में देखोगे। टैक्स क्रेडिट्स आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, एक आध एक्सेप्शन आएगी भी शायद डिस्कशन में। टैक्स क्रेडिट भी अलाउ नहीं होते। और एक और पॉइंट लिखा था हमने, एडवांस टैक्सेस वाला भी लिखा था नॉर्मल रिजीम के अंदर, क्या था वो बताओ। और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी थी। एक्सपोर्ट वाली जो इनकम थी 1% रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई होता था, 1% एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर लगता है। 1% किस पर लगता है? एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर लगता है। इसकी एग्जांपल थी 15% ऑन प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम बैंक्स। इंटरेस्ट को प्रॉफिट ऑन डेट भी कहा जाता है। इंटरेस्ट इनकम को क्या भी कहा जाता है? प्रॉफिट ऑन डेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्यारा नाम प्रॉफिट ऑन डेट है। क्यों है इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर किसी का कोई सवाल है? इंटरेस्ट इनकम क्या क्या बेटा क्या? कैसे? कंजम्पशन पे लग रहा है? कंजम्पशन पे लग रहा है? ये कंजम्पशन पर लग रहा है? इसमें से कौन सी चीज कंजम्पशन पर लग रही है? एक लग रहा है हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं और जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उस पर। दूसरा जो हमने सूदी पैसे रखवाए बैंक में उस पर जो हमारी इनकम आ रही है उस पर लग रहा है। इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, ये भी इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। और ये इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा, रेवेन्यू पे प्रोसीड्स पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने उसको इनकम की डेफिनेशन का पार्ट बना दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। गधे घोड़े नहीं मिलाने मेरे बच्चा। और किसी का कोई सवाल? अब तक जो पढ़ा कोई सवाल कोई क्वेश्चन पूछ लो। देखो हर टॉपिक में ऐसा ही होगा, मैं पूछूंगा ना किसी का कोई सवाल नहीं होगा, नहीं सर सब आता समझ में, ओके हो गया, बेस्ट हो गया सर, A1 हो गया, फिर भी रिजल्ट 100% नहीं आता। इसका रीज़न नहीं समझ आता। खैर, तो इसके ऊपर बातें, जाहिर सी बात है हम कोर्स में जब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसकी तो अभी हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देखा है प्रॉफिट ऑन डेट का। इसकी पिक्चर तो अभी बाकी है, आगे आएगी ना। क्या बता दिए थे? टैक्स क्रेडिट्स हैंड आउट नंबर 3 है, अभी पहला तो शुरू कर ले। टैक्स क्रेडिट्स में सिर्फ एक बात बताई थी कि ये फायदे की चीज़ है, टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है, ये बात बताई थी हमने। हाँ एक और बात इसके अंदर, दीज इनकम does not these income does not become part of any head of income। FTR वाली इनकम किसी भी हेड के अंदर नहीं जाएगी, ये किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनेगी। इतना काफ़ी। फिर जब आएंगी इसकी डिस्कशन आएंगी तो हमें पता लग जाएगा। अभी हमें ये पता लग गया कि किस किस तरह से हम इनकम को टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ज़रा स्लैब्स की कैलकुलेशन भी आज देखेंगे। कल एक स्लैब की मैंने कैलकुलेशन की थी, आज ज़रा उसकी डिटेल में कैलकुलेशन देखेंगे, स्लैब्स को कैसे, स्लैब से कैसे कैलकुलेशन होती है हमारी। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गई थी ये बात? अच्छा, फिर इसके बाद एक टैक्स रिजीम आती है जिसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम। क्या कहलाती है ये? मिनिमम टैक्स रिजीम। इसका मेजर डिस्कशन बाद में आएगा, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
लेकिन मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर भी कुछ इनकम आती है, काफ़ी इनकम आती है, कुछ नहीं, काफ़ी इनकम आती है। मिनिमम टैक्स रिजीम में भी इनकम आती है। सर ये मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होता है? ये मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होता है? ये ऐसी इनकम होती है, सुनना, मैं इसके बारे में ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं आपको, बाद में आ जाएगी डिस्कशन, इसकी तो बहुत ही थोड़ी डिस्कशन है आपके कोर्स में, ये तो है ही पूरा CA फाइनल का टॉपिक। लेकिन ये ऐसी इनकम होती है, ये ऐसी इनकम होती है जो दोनों रिजीम में फॉल करती है। मिसाल ले रहा हूं मैं, लॉ कहता है कि कंपनी की जो इनकम होगी, क्या होगी? कंपनी की जो इनकम होगी वो मिनिमम टैक्स रिजीम में भी फॉल करेगी। या इंडिविजुअल और AOP जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मिलियन होगा, उसकी इनकम भी किस में फॉल करेगी? मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। जब ऐसी बातें कर लेना लॉ कि ये मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, ये मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, ये मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी फॉल करेगी प्लस मिनिमम टैक्स रिजीम में भी फॉल करेगी। जब मैं कहूं कि कोई इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम टैक्स रिजीम में भी फॉल करेगी, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी फॉल करेगी। ओहो, ये क्या सीन हो गया सर? भाई मिसाल के तौर पर एक मुजरिम को पकड़ लिया आपने, अब हम बोलेंगे भैया या तो इसको फिरोजाबाद थाने में डालो या इसको सदर के थाने में डालो, ऐसा ही है कि नहीं है? ये सब दो रिजीम्स क्यों एप्लीकेबल कर दिए आपने? दो रिजीम्स क्यों एप्लीकेबल कर दिया आपने? ये उस घर में जाए NTR के हिसाब से टैक्स होगा, MTR के हिसाब से टैक्स होगा, NTR के हिसाब से टैक्स होगा, MTR। हमने कहा जब कह दिया जाए कि मिनिमम टैक्स रिजीम में है तो NTR ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये होगा कैसे? लॉ ये कहता है NTR से भी टैक्स निकाल, MTR से भी टैक्स निकाल, जो ज्यादा वो पे कर। चेक करो दोनों थानों में से पिटाई ज्यादा किसमें हो रही, वहां डालो इसको। फिरोजाबाद थाने में सर 10 चित्तर पड़ते हैं, सदर थाने में 20 पड़ते हैं, मैंने कहा सदर वाले थाने में डाल दो इसको, दोनों थानों का टेस्ट आएगा इसको। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि अभी एक इंडिविजुअल है, ये बिजनेस इनकम पर अप्लाई होता है। मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है? बिजनेस इनकम पर। एक इंडिविजुअल है, उसकी बिजनेस इनकम है और उसकी बिजनेस इनकम है मिसाल के तौर पर 25 लाख, और इस इंडिविजुअल का टर्नओवर है 110 मिलियन, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगा? हाँ या ना? क्योंकि सर इंडिविजुअल है और इसका टर्नओवर, तो ये मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगा। मैंने कहा अब एक काम करो, इसका नॉर्मल टैक्स भी निकालो। नॉर्मल टैक्स किस पर लगता है? जो इनकम होगी, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उस पर नॉर्मल टैक्स लग जाएगा। ऐसा है? तो स्लैब्स तुम्हारे पास हैं, ज़रा मुझे बताओ, स्लैब्स तुम्हारे पास हैं, ज़रा मुझे बता दो मेरे बच्चों, 25 लाख पर टैक्स कितना लगता है? अच्छा अब ये मैं मिटा दूं, पहला वाला हिस्सा मिटा दूं, ये सब मिटा दूं,
इतनी मेहनत से लिखा, मिटाने का दिल भी नहीं चाह रहा। सब मिटा दूं ये पहला वाला कॉलम तो मिटा दूं ना, ये तो कल का लिखा हुआ भाई। एक अच्छा स्टूडेंट पता है कौन होता है? एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है, टीचर जो बोर्ड पर उतारे वो रजिस्टर पर उतारे। पहले समझे, अच्छे से समझ ले, ऐसा ना हो कि उतारने के चक्कर में समझे ना और फिर वो रजिस्टर पर उतार ले। किसी वजह से सर ने जल्दी रब कर दिया या सर जल्दी रब करना चाह रहे हैं, तो उस केस में वो चाहे तो उसकी पिक्चर ले ले, लेकिन घर जाकर उसको अपने रजिस्टर में उतारे। वो बच्चे जो हर दफ़ा सिर्फ बोर्ड की तस्वीर लेते हैं, वो सिर्फ तस्वीरें उनके आर्काइव में चली जाती हैं, उनकी गैलरीज में, आर्काइव में चली जाती हैं। उसके बाद उनको वो तस्वीरें ज़िंदगी भर कभी भी नहीं मिलती। जो एग्जाम्पल आप रजिस्टर में लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, आपको वो याद रहेगी। अल्लाह पाक ने हर चीज़ में मेमोरी रखी है, आपके हाथों की भी मेमोरी है, एक लाशऊर की भी मेमोरी होती है। आप समझ रहे हो? कितनी दफ़ा ऐसा होता है आप सोच कहीं और रहे होते हो, आपको रोज़ सुबह, मिसाल के तौर पर मैं रोज़ सुबह घर से KNS आ रहा हूँ, अब मेरा दिमाग किसी और सोच में, क्या सोच रहा हूँ मैं, कहाँ सोच रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं किस गली के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं लेफ़्ट राइट टर्न लेके KNS पे पहुँच जाऊँगा मैं। ऐसा होता ही नहीं होता? ऐसा होता है, ठीक है। हाथों की मेमोरी होती है, जितना लिखोगे अपने हाथ से उतनी आदत होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बार बार फॉर्मेट बना के उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस होगी और तेज़ चलेगा हाथ। कभी भी ऐसा नहीं होता लिख लिख के हाथ घिस जाए, ऐसा नहीं होता। मैं तो हर अटेम्प्ट में सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखता हूँ, मेरा तो आज तक हाथ नहीं घिसा। स्पीड तेज़ हो गई, बोर्ड पर लिखता हूँ, बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ। आप इतने से रजिस्टर पर सॉल्व करते हो, आपसे ज़्यादा तेज़ स्पीड से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों? प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी भी तेज़ी से लिख पाओगे, कर पाओगे, हाँ, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अब देखो स्लैब रेट्स देखना सिखा रहा हूं मैं। दो तरह के स्लैब रेट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है सैलरीड और दूसरा आ रहा है नॉन सैलरीड। ऐसा ही है, सैलरीड वाला नहीं देखना अभी, क्योंकि इसकी तो है ही बिजनेस इनकम। अभी सैलरीड वाला नहीं देखना। कौन सा देखना है? नॉन सैलरीड। कब कौन सा देखना है ये बातें आ जाएंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी, लेकिन अभी आप दूसरा वाला देखो। जरा बताओ पहला स्लैब कौन सा है? 0 till 6 लाख। 6 लाख तक कोई टैक्स है? इसका मतलब अगर किसी की इनकम 6 लाख तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बात समझ आ रही? 6 लाख से फिर क्या है? 8 लाख। कितना रेट है? 7.5। अगर किसी की इनकम है 6.5 लाख, एप्लीकेशन ऑफ स्लैब रेट सिखा रहा हूं मैं आपको, जिंदगी में एक दफा, उसके बाद हमेशा आप खुद करोगे। एप्लीकेशन ऑफ स्लैब रेट्स, मिसाल ले रहा हूं मैं, किसी की टैक्सेबल इनकम 7,50,000 है, इसको कौन से स्लैब में देखोगे? टैक्सेबल इनकम, और थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूं, टैक्सेबल बिजनेस इनकम है। इसको सैलरी में नहीं देखना, अभी सिर्फ एक ही इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो ये सैलरीड में नहीं फॉल करेगा। कब फॉल करेगा सैलरीड में, कब नहीं करेगा, ये मैं बताऊंगा बाद में। अभी आप दूसरा स्लैब उठाओ, दूसरा स्लैब उठाओ। दूसरा स्लैब मतलब दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स में 7.5 लाख, उस बॉक्स में कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है? सेकंड आ रहा है, हमने कहा सेकंड स्लैब एप्लीकेबल है। बॉक्स नंबर 2, वो क्या कहता है? 7.5 किस पर लगेगा? पूरे पे लगा दूं? जितना अमाउंट 6 से एक्सीड करेगा उस पर 7.5 लगेगा।
तो किस पर 7.5 लगेगा? हमने कहा सर जितना अमाउंट 6 से एक्सीड करेगा उस पर कितना लगेगा? बोलो क्या बना? 11,000। एग्जाम्पल नंबर 2, टैक्सेबल सैलरी इनकम 48 लाख। पहला बॉक्स एप्लीकेबल होगा, पहला बॉक्स एप्लीकेबल होगा 48 लाख। बताओ कैसे टैक्स निकालूं? कौन सा स्लैब लगेगा? अब देखो उम्मत के अंदर निफाक पैदा हो गया, तफरका पैदा हो गया। भाई पहला बॉक्स, पहला बॉक्स अबे फिर 7, ये 5 तो तेरे पास कौन से रेट है भाई? सब 5 बोल रहे, तू 7 ही बोल रहा है। नॉन सैलरीड, ये पहला बॉक्स है, नॉन सैलरीड वाला पहला बॉक्स है। बोल रहा हूँ पहला बॉक्स, पहला बॉक्स। तू बोल रहा है 7वां स्लैब है। कौन सा भाई? पहले बॉक्स में 5वां स्लैब, पहले वाले बॉक्स में 5वां स्लैब। 5वां स्लैब क्या कहता है मेरे बच्चों? स्टार्ट कहां से हो रही है? नहीं, पहले मुझे बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3.6 मिलियन, 36 लाख से शुरू हो रहा है और कहां तक खत्म हो रहा है? 36 लाख से 60 लाख तक। इसकी इनकम कितनी है? 48 लाख। तो हमने कहा सर ये 5वें स्लैब में फॉल करेगा, 36 से 60 लाख वाले स्लैब में फॉल करेगा। ऐसा ही है, 36 से ऊपर है, 60 के अंदर है। अच्छा भाई, तो हमने कहा $36 लाख पर कितना? स्लैब 5। और 36 और 48 का डिफरेंस, यानी कि 36 से जितना ऊपर जाएगा, 36 से जितना ऊपर जाएगा इस पर क्या रेट लगेगा? 27 पॉइंट, बोलो। स्लैब रेट दिखाते भाई। $4,35,000। बेस अमाउंट कितनी है? 4,35,000। 4,35,000 और जितना 36 से ऊपर जाएगा उस पर कितना लगेगा? करो टोटल। क्या ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब ये भी रब कर दो। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर ए salary income is 7.9 million, income from property is 600,000, business income is 900,000 और कोई डिडक्टेबल अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको ऐड कर लो, बोलो क्या बना? बोलो 8.8, 9.4। ये बन गई इसकी टैक्सेबल इनकम। अब आप निकाल रहे हो इसकी टैक्स
लायबिलिटी, और आपको पता करना है कि ये सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है, पहला बॉक्स अप्लाई होगा या दूसरा बॉक्स अप्लाई होगा। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो जो सैलरी इनकम है उसको आपने डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम से। सैलरी इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम क्या बनेगा बोलो? 7.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 9.4 मिलियन। क्या परसेंट बना? मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना बना? 84%। 84%। अगर ये 75 से ऊपर है, अगर ये रेशो 75 से ऊपर है, एग्जैक्ट 75 है तो भी नहीं 75.002 है तो ये ऊपर हो गया, एग्जैक्ट 75 है तो भी नहीं। अगर ये रेशो सैलरी इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, सैलरी इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, अगर ये रेशो 75 से ऊपर है तो मैं इसे कहूंगा कि ये सैलरीड केस है। क्या है? ये बात याद रहेगी? किसी को समझ में ना आए तो पूछो, अभी पूछ लो। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस बात ही नहीं है समझ ना आने वाली। सर इसमें समझ क्या नहीं आएगा? मैंने बोला कि एक बंदे की 3 तरह की इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 94 लाख। अब बॉक्स नंबर 1 अप्लाई होगा, बॉक्स नंबर 2 अप्लाई होगा। हमने कहा इसका सिंपल तरीका ये है कि सैलरी इनकम को डिवाइड करो टैक्सेबल इनकम से। देखो सैलरी इनकम का पोर्शन कितना है। अगर 75% से ज़्यादा है तो पहला डब्बा, 75% या उससे कम है तो दूसरा डब्बा। सिंपल है, कर दो अप्लाई जल्दी से, शाबाश। इनकम टैक्स ऑन रुपीज कौन से स्लैब में फॉल करेगा? ये 6ठे स्लैब में। कहां से शुरू हो रहा है? 6 मिलियन से 6 मिलियन से नहीं हो रहा शुरू, 6 मिलियन से शुरू हो रहा है ना। 6 मिलियन पर कितना बनता है? 10 एंड इनकम टैक्स ऑन इससे ऊपर कितना गया? 3.4 मिलियन इंटू 35%। बोलो कितना बना? कितना? 9,10,000। टोटल कर लो। 2005 000, कॉमा ना लगाए तो अच्छा ना होगा। क्या ये सबको निकालना आ गया? भाई यार तुम लोग कैलकुलेटर भी सही नहीं चला रहे हो, मैं यकीन जानो बहुत बुरा हो जाएगा। ये क्या आ रहा? 11 यही आ रहा है? बोलो 22 क्या ये स्लैब रेट्स अब सबको अप्लाई करना आ गए? कोई स्लैब रेट्स अप्लाई करने में गलती तो नहीं करेगा? पक्की बात है। किसको ये समझ नहीं आए? किस बंदे को ये समझ नहीं आए? तुमको आए? सबसे आखिरी वाला बच्चा नाम क्या तुम्हारा? मोइन। M स्पेल करो, MOIED, मोईद। मोहित समझ आ रहा है? आवाज़ भी आ रही है जी? ये सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है? कैसे निकालेंगे?
सैलरी इनकम को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर देंगे। ये करना आ जाएगा आपको? रेशियो निकालेंगे, 75% से ऊपर निकलेगा तो क्या होगा? सैलरीड। और अगर 75 या उससे नीचे आया तो ये रेशियो निकालना आ जाएगा आपको। डब्बा नंबर 1 सिलेक्ट हो गया। डब्बा नंबर 1 सिलेक्ट हो गया तो फिर हम कौन सी इनकम को तलाश करेंगे? टैक्स किस पर लगेगा? टैक्स लगता है, हमने कहा सारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में सारे हेड ऑफ इनकम की नॉर्मल वाली इनकम को जमा करो, कितना आया? इस पर टैक्स लगेगा 94 लाख पे। अब 94 लाख कौन से स्लैब में फॉल करेगा? स्लैब नंबर 6 में फॉल करेगा। स्लैब नंबर 6 के अंदर नीचे वाली लिमिट कौन सी है? 6 मिलियन। 6 मिलियन पर अमाउंट गिवन है, नीचे वाली लिमिट है 6 मिलियन, लोअर लिमिट है 6 मिलियन। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना? लोअर लिमिट है 6 मिलियन। 6 मिलियन पर कितना लिखा हुआ है ना? ये तो गिवन है ना। और 6 से ऊपर जितना हुआ उस पर कितना परसेंट? ये भी गिवन है। और बताए कोई? ये जिसको कैलकुलेट करना नहीं आया वो तो टैक्स में तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नॉर्मल रिजीम क्या 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 दोबारा बोलो, सब पता लग जाएगा। अभी तो मैंने खुद बोला ना ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिजीम लगाओ। हेड ऑफ इनकम जो एफटीआर होती है वो तो हेड में फॉल ही नहीं करती ना। मैंने बोला जो एफटीआर होती है वो तो किसी हेड में फॉल ही नहीं करती। यहाँ तो मैंने हेड्स के नाम लिखे हुए हैं, सैलरी, आईएफपी, बिजनेस इनकम। इसका मतलब ये एफटीआर तो नहीं हो सकती। आपके कोर्स के अंदर है ही तकरीबन नॉर्मल टैक्स रिजीम। एफटीआर और एमटीआर तो कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ, मेजरली एफटीआर की कुछ इनकम है सिर्फ, बस। इस स्लैब रेट लगाना आ गए। अब मुझे कोई अल्लाह का नेक बंदा बता दे कि इस 25 लाख पर क्या बनता है? ये जो एमटीआर वाला केस है, इस 25 लाख पर अगर मैं नॉर्मल टैक्स निकालना चाहूं तो कितना बनेगा? हमने कहा सर एज पर स्लैब रेट्स कितना बनेगा? एनटीआर के हिसाब से, यानी स्लैब रेट्स के हिसाब से, एज पर स्लैब रेट्स टैक्स ऑन रुपीज 2.5 मिलियन कितना बनेगा बताओ? 3,40,000। इसको कंपेयर करेंगे, इसका मैच कराएंगे, इसका मुकाबला कराएंगे एमटीआर वाले टैक्स से। लॉ कहता है जब भी किसी का टर्नओवर इंडिविजुअल का या एओपी का 100 मिलियन से ऊपर हो, कंपनी में 100 मिलियन की कंडीशन नहीं है, कंपनी में तो हर केस में, और इंडिविजुअल और एओपी में जब 100 मिलियन से या 100 मिलियन या उससे ऊपर जाए। हमने कहा टर्नओवर कितना है? 110। तो हमने कहा फिर लॉ कहता है इस 110 मिलियन को मल्टीप्लाई करो 1.25% से। ये फिक्स है, परसेंटेज फिक्स है। टर्नओवर को लॉ कहता है इसके टर्नओवर को मल्टीप्लाई करो किससे? 1.25 से। क्या आंसर आता है? 1375। लॉ कहता है कि जब कभी भी कोई इनकम एमटीआर में फॉल करेगी, मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, तो तुम उसकी नॉर्मल वाली इनकम पे भी टैक्स निकालोगे और उसके टर्नओवर का 1.25% भी निकालोगे, उसके टर्नओवर का। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अभी वो हम डिटेल में नहीं जा रहे, अभी तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लोअर रेट भी लगता है, 0.25 भी लगता है, किधर लगता है अभी हमारा डिस्कशन नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं जो मेजर केस है, गालिब केस है, उसकी बात कर रहे हैं। सही है? तो लॉ कहता है कि नॉर्मल वाली इनकम पर देखो टैक्स कितना बन रहा है, और फिर तुम एक काम करो टर्नओवर पर 1.25% लगाओ, देखो टैक्स कितना बन रहा है। हमने कहा
नॉर्मल वाला कम बन रहा है और ये वाला ज्यादा बन रहा है, तो लॉ कहता है पे कौन सा करना पड़ेगा? अबे अल्लाह को मान ले, 2 जीरो और आएंगे, क्या पागल वागल तो नहीं हो गया? 110 मिलियन का 1.25% क्या बनता है? ये तो अच्छा है टैक्स वालों ने टैक्स तुम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा, फिगर डालते हो खुद ही टैक्स निकलता है पोर्टल पे, वरना बेचारे किसी गरीब का 10,000 टैक्स बनता है, तुम बोलोगे 10 लाख बनता है, ले भाई हार्ट अटैक आया वहीं इंतकाल। ठीक है, तो पे कितना करना पड़ेगा? पे इतना करना पड़ेगा। अब ये पे करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो बाद की बात करेंगे, अभी इतनी डिटेल में मैं जा नहीं रहा। सही हो गई बात? जितना बताना था मैंने बता दिया। इसका मतलब ये है कि ये MTR वाला टैक्स तो FTR से भी खतरनाक निकला। क्या मैं सही कह रहा हूं? FTR के अंदर तो ये सीन था फुल एंड फाइनल, टर्नओवर, एक्सपोर्ट के टर्नओवर के ऊपर 1% फुल एंड फाइनल। अब इनकम जितनी ज्यादा आए टेंशन नहीं, कम आए तो वापस नहीं मिलेगा। इधर ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। लॉ कह रहा है नॉर्मल भी निकालो फिर टर्नओवर का सवा भी निकालो, दोनों में से जो ज्यादा वो पे करना पड़ेगा। सर अगर ये 14,50,000 होता तो कौन सा पे करना पड़ता? 14,50 पे करना। ये मिनिमम टैक्स रिजीम जरा ज्यादा खतरनाक है। ये मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर मैंने अभी आपको एक एलिमेंट बताया है, इसमें और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। चाहिए, अभी हमारा डिस्कशन नहीं है, सीए फाइनल का पार्ट है। स्लैब 5, S5 मतलब स्लैब 5, S-5 सही है। तो जब भी मिनिमम टैक्स रिजीम बोल दिया जाए इसका मतलब मिनिमम भी है, सॉरी नॉर्मल भी है और मिनिमम भी है। तो इसमें नॉर्मल वाली सारी खुसूसियात भी आएंगी, एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मिल जुला के जो भी है इनकम आ जाएगी। इनकम आ गई, उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट लगेंगे और वो कंपेयर होंगे टर्नओवर के 1.25% से आम तौर पर। क्या हर केस में? हर केस में? किस केस में? जब टर्नओवर अगर 100 मिलियन से ऊपर नहीं है तो क्या ये अप्लाई होगा? ये अप्लाई नहीं होगा, फिर NTR ही लगेगी। सही है मेरे बच्चों, इतनी बातें समझ आ रही हैं? कंपनी पे हमेशा लगेगा, तो कंपनी की टैक्सेशन तो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, जंप मारो खुशियां मनाओ, लेकिन कंपनी के केस में हमेशा लगेगा। जितनी बातें बताऊं उतनी दिमाग में रखना। कंपनी कोर्स में नहीं है तो पता लगे कंपनी का नाम स्पेलिंग भी नहीं आ रही है, नहीं, कंपनी का रेट पता होना चाहिए, स्मॉल कंपनी का रेट पता होना चाहिए, छोटी मोटी कैलकुलेशनें आती हैं, जहां जहां सवाल आएंगे हम करेंगे। रब कर दूं ये भी सब? हाँ नहीं क्या भाई? अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो कोई अलग से रिजीम नहीं है। वन टू थ्री तो हो गई, ये 3 तो रिजीम्स है, लेकिन ये नंबर 4 मैं पढ़ा रहा हूं। ये NTR का ही हिस्सा होता है। क्या होता है? ये भी NTR का हिस्सा होता है। तो सर इसको फिर आपने अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? जब ये हिस्सा NTR का होता है तो इसको आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? हमने कहा ये हिस्सा तो NTR का होता है और खुसूसियात भी NTR वाली पाई जाती हैं। हिस्सा तो किसका होता है? ये NTR का। खुसूसियात भी कौन सी वाली पाई जाती है? NTR वाली, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं, अब एक ही वालिदैन के 4 भाई हैं, चाहिए, सारे के सारे नॉर्मल बिहेव करते हैं, ठीक है।
लेकिन एक के पास थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा क्वालिफाई हो गया, माल आ गया, उसका दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया। हमने कहा है तो ये भी कैटेगरी तो नॉर्मल वाले से बिलोंग करता है, लेकिन इस पर कुछ खुसूसियात अलग हो गई, एक आध खुसूसियत अलग हो गई। सबसे पहली खुसूसियत अलग क्या हो गई? सबसे पहली खुसूसियत जो अलग हो गई वो ये हो गई कि इस पर रेट नॉर्मल वाला नहीं लगता। इस पर रेट नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता। नॉर्मल स्लैब रेट इज not applicable. Specified rates are applicable under the ordinance. Specified rates लगते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता। नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता, स्पेसिफाइड रेट्स लगते हैं। उसी घर में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है उसी थाली से, लेकिन हमने कहा उसके ऊपर रेट हम अलग से लगाएंगे। ये कह रहा है मुझ पर ये नॉर्मल स्लैब रेट मत लगाओ। देखो मैं थोड़ा सा ज़रा, मेरा लेवल थोड़ा ऊपर है, मैं थोड़ा अलग हूँ अपने भाइयों से, सही है, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैंने सीए कर लिया। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा गुरूर कभी अल्लाह किसी के दिमाग में ना डाले। इंसान के कमाने का ताल्लुक, देखो रिस्क का ताल्लुक तो नसीब से, मुकद्दर से। ये तो इंसान की सोच है कि मैं सीए कर लूँगा तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊँगा। आप मेहनत करो सही डायरेक्शन में, ठीक है, उसके लिए असबाब इख्तियार करो तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको नवाजेंगे, लेकिन कभी भी गुरूर तकब्बुर ना आने पाए। खैर, तो इसके ऊपर रेट अलग हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसकी एक आध एग्जाम्पल लिख लो। ये जब आएगा, ये आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत मुझे है नहीं, अभी मैं उतनी हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत बात करूँगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए, और जब ये आए तो मैं आपको बोलूँ देखा, याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था ना हमने, कुछ कुछ। अब आ जाओ इसकी पूरी मुकम्मल पिक्चर देखते हैं। एग्जाम्पल, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। Gain on disposal of securities अंडर सेक्शन 37 कैपिटल ए ETC। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको मैं, ETC लिख दो, इसमें सारी दुनिया समझ आएगी। दो एग्जाम्पल, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट क्या होती है? ये भी एम्प्लॉयर से मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है। तो जो पेमेंट एम्प्लॉयर से मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है, वो सैलरी होती है। लेकिन सैलरी के अंदर हम देखेंगे कि ये वाली पेमेंट थोड़ी सी नखरे वाली होगी, इसको थोड़ा सा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा, इसको थोड़ा सा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा, इस पर अलग से रेट लगेगा, इस पर अलग से रेट लगेगा। हमने कहा अच्छा, तो वाह भाई वाह सर, इसके नखरे अलग हैं। हमने कहा जी नखरे अलग है नॉर्मल का हिस्सा, है नॉर्मल टैक्स रिजीम का हिस्सा, लेकिन इस पर रेट अलग से लग जाएगा। क्या रेट, कैसे, वर्किंग बाद में। इसी तरह से गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आमतौर पर, अभी समझ लो, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, सिक्योरिटीज की खुद एक डेफिनेशन है, सिक्योरिटीज की खुद एक डेफिनेशन है लंबी चौड़ी, अभी मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा। सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। कौन सी कंपनी के शेयर्स? लिस्टेड कंपनी के। इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। इसमें बहुत दुनिया आबाद है, अभी सिर्फ मुख्तसर बात बताइए ताकि आपको समझ आ जाए। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बिक जाएं, होता वो कैपिटल गेन है, होता वो कैपिटल गेन है, लेकिन उस पर रेट अलग लगता है, उसके नखरे, उस पर रेट अलग लगता है। ये बोलता है मुझ पर आप नॉर्मल वाला रेट नहीं लगाओ भाई, मैं थोड़ी अलग कैटेगरी का हूं, मैं लिस्टेड कंपनी का शेयर हूं,
प्राइवेट कंपनी का शेयर बिकेगा, प्राइवेट कंपनी का शेयर बिकेगा, उस पर नॉर्मल रेट लगेगा, और नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही है लेकिन उस पर नॉर्मल रेट लगेगा। एक ही घर में रह रहे हैं, दो भाई हैं, प्राइवेट कंपनी का शेयर, पब्लिक कंपनी का शेयर, एक ही घर में रह रहे हैं, दो भाई हैं, प्राइवेट कंपनी का शेयर, लिस्टेड कंपनी का शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर पर नॉर्मल रेट लगेगा, लिस्टेड कंपनी का शेयर बोलेगा मेरे मिजाज थोड़े ऊपर है, मैं नखरे वाला हूं, मुझ पर रेट अलग लगाओ, सेपरेट ब्लॉक ऑफ। बात याद रहेगी। ज्यादा डिटेल में मैं अब इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, इतना बता देना काफी है, जब आएगा तब हम देख लेंगे। क्या बेटा? एनटीआर का पार्ट है, इसकी खुसूसियात एनटीआर वाली हैं, जैसे कि स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस आर अलाउड, लॉस may arise and adjusted as specified under the law. Deductible allowances and tax credits not allowed. टैक्स क्रेडिट और डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउड नहीं होते। बस इतना लिख लो, फिर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे समझेंगे कॉन्सेप्ट्स तो आपको सब आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक होगी। मोटी मोटी बातें हमने सारी पढ़ ली हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी आप कर लो ताकि मैं इसको रब कर दूं जल्दी जल्दी। अलाउंसेस वगैरह होते इसलिए हैं क्योंकि वो अलाउ करने होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसी बात हो गई, ये ऐसी बात हो गई कि सर ये बच्चा स्कॉलरशिप के थ्रू आया है, इसको मजीद डिस्काउंट क्यों नहीं मिलेगा? मैंने बोला यार पॉलिसी है ये स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी, इसको मजीद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? रेस्टोरेंट में लिखा होता है ऑलरेडी प्रमोशन चल रही है तो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। इस पर रेट अलग होगा, इस पर रेट हो सकता है वैसे ही कम हो, इस पर रेट क्या हो वैसे ही कम हो, तो हो सकता है इसके ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट टैक्स वाला हमें ना देना चाह रहा हो, नहीं देना चाह रहा तो नहीं देना चाह रहा, टैक्स लॉ ने बोल दिया नहीं दे रहा, हम आपको बेनिफिट नहीं दे रहे इसके ऊपर, तो नहीं दे रहे। बात समझ आ रही? लेकिन जाहिर सी बात है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम आमतौर पर क्या होती है? जो नॉर्मल वाली होती है। ठीक है, ये जो नॉर्मल वाली इनकम होती है आमतौर पर ज्यादा गालिब वाली इनकम कौन सी होती है? जो ज्यादा नजर आएगी आपको, जो ज्यादा ड्राइव हो रही होगी, जो लोग ज्यादा कमा रहे होंगे, वो नॉर्मल वाली इनकम कमा रहे होंगे, नॉर्मल वाली रिजीम में फॉल कर रही होगी ज्यादातर, आमतौर पर, इंडिविजुअल और एओपी में तो खास तौर पर। ठीक हो गई बात? अच्छा भाई, अब इसके बाद आप हेडिंग डालें मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान। रब कर दूं सारा? कल से हम अपना फर्स्ट हैंडआउट का डिस्कशन शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। हैंडआउट्स कल सबके पास होने चाहिए। कैलकुलेटर, रजिस्टर सबका ज़ाती हो, इज्तिमाई ना हो। पाकिस्तान में टैक्स किस किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर कुछ बात हो चुकी थी, कुछ बात मजीद भी होगी। ठीक है,
एडवांस टैक्सेस एंड, ठीक है, क्वार्टरली मंथली एडवांस टैक्स। ये क्वार्टरली एंड मंथली एडवांस टैक्सेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इसके ऊपर सेक्शन नंबर 147 हमें डिटेल गाइडलाइन देता है जो सीए फाइनल में आएगा। होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, आइडिया होना चाहिए। जो भी बिजनेस इनकम होती है, जो भी इनकम अर्न हो रही होती है, मिसाल के तौर पर हमारी फर्म है, अब मेरे फर्म की बिज़नेस इनकम आ रही है और मिसाल लो कि पिछले साल, मिसाल ले लो कि पिछले साल हमारी इनकम हुई 50 लाख रुपए, सही है, और उस 50 लाख रुपए के ऊपर हमने टैक्स दिया मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए का। तो अब लॉ ये बोलेगा कि अगला साल जब आ रहा है मुनीर साहब, अब 10 लाख रुपए का टैक्स साल के आखिर में नहीं लेंगे हम आपसे, आप हर क्वार्टर में अपना एडवांस में टैक्स दो। मिसाल के तौर पर पिछले साल आपने पूरे साल में 10 लाख का टैक्स दिया था, तो अभी 2.5 लाख रुपए करके हर क्वार्टर में टैक्स दो, एक साथ नहीं दो, मंथली एडवांस टैक्स दो, क्वार्टरली एडवांस टैक्स दो। कैसे कैलकुलेट होगा, क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से होगा, ये अभी सिखा नहीं रहा हूँ मैं आपको, अभी ये मेरा काम नहीं है। बात समझ आ रही है? लेकिन ये ख़ास तौर पर बिजनेस वाले को बोला जा रहा है कि आप क्वार्टरली एडवांस में टैक्स दे दो हमको। क्या दे दो? मांगा जा रहा है, मुँह से मांगा जा रहा है कि भैया साल के आखिर में नहीं दो, आप क्वार्टरली एडवांस दे दो। अब मिसाल के तौर पर आपने 3 क्वार्टर में दे दिया 2 लाख 2 लाख 2 लाख, अब आखिरी क्वार्टर में आपको पता लग जाएगा ना कितनी इनकम आ रही है। तो अब मिसाल के तौर पर आखिरी क्वार्टर में आपको ये पता लगा कि आपकी 2 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख दे दिए हैं और बनते ही 6 हैं, तो फिर आखिरी क्वार्टर में मत देना भाई। ज़्यादा हो गए तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सही हो गई बात? रिफंड मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट एज सच नहीं है। ये वाली चीज़ें बहुत आएंगी हमारी डिस्कशन में। अच्छा, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है विद होल्डिंग टैक्स ऑन इनकम। ऐसा बहुत सी जगह पर होगा कि टैक्स की डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स हो जाएगी। जैसे ही वो इनकम जनरेट होगी, साल खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसे ही वो इनकम जनरेट होगी किसी न किसी की जिम्मेदारी लगा देंगे हम कि आपकी इनकम पे एट सोर्स टैक्स काट के जमा करा दे। एग्जाम्पल, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी। एग्जाम्पल दे दी थी मैंने आपको, अभी आसान आसान एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा नहीं देता मैं आपको। ठीक हो गई बात? मैंने आपको ये भी बताया था इंटरेस्ट इनकम पर भी विदहोल्ड हो जाता है। बैंक आपको इंटरेस्ट इनकम देगा, 1000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम, पहले आपका टैक्स काट लेगा। आप अपने बैंक के स्टेटमेंट में देख लेना, अगर किसी का कोई इस्लामिक इन्वेस्टमेंट हुई हुई है या सूदी सर्टिफिकेट्स में, कन्वेंशनल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो वो प्रॉफिट देगा, 1000 रुपए का प्रॉफिट देगा, पहले बैंक स्टेटमेंट में आएगा, 1000 रुपए की इनकम आई आपकी, और अगली लाइन के अंदर 15% का टैक्स कट जाएगा उसको। तो टैक्स एट सोर्स, जैसे ही इनकम आई, जैसे ही एट सोर्स इनकम पैदा हुई, उसके ऊपर क्या काट लिया? पूरे साल के आखिर का इंतजार किया ही नहीं, एट सोर्स जैसे ही गर्मा गर्म इनकम जनरेट हुई फौरन काट लिया टैक्स, इंतजार नहीं करा। ठीक हो गई बात? इस तरह भी आपसे टैक्स ले लिया जाता है पूरे साल में। और किस तरह से ले लिया जाता है? विदहोल्डिंग टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर्स, आपके एक्सपेंसेस पर आपसे टैक्स ले लिया जाएगा, विदहोल्डिंग टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक हो गई बात? एग्जाम्पल, विदहोल्डिंग या एडवांस टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स। एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, क्या? यूटिलिटी बिल्स। जी बोलो बेटा।
बिजली के बिल पर एडवांस टैक्स आता है अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा का आपका, आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, 25,000 रुपये से ज़्यादा आपका बिल है तो 7.5% के हिसाब से आपका एडवांस टैक्स लगेगा अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। CNA, अबे भाई अल्लाह के बंदे, मेरी पूरी बात क्या थी? तुम्हारी बात से जो है ना मुझे एक मिसाल याद आई, एक मिसाल याद आ रही है। एक गांव था, उस गांव में हुआ क्या, कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया। अब कुएं का पानी हो गया गंदा, कुत्ता गिर के मर भी गया। अब वो गांव वाले बेचारे सीधे साधे मासूम देहाती लोग, वो पहुंच गए मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब अब ये पानी तो हो गया गंदा, अब क्या करना है, इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सक रहे, बदबू भी आ रही है। तो मौलाना साहब ने कहा भैया इसका उसूल ये है कि आप 40 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक दो। 40 डोल आप पानी बाहर निकाल के फेंक दो, कुआं साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। गांव वालों ने 40 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक दिया, खुश हो गए, पानी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बदबू आ रही है, वो इमाम साहब के पास चले गए। आपने बोला 40 डोल पानी निकालो, हमने निकाल दिया, अब स्मेल नहीं जा रही, लेकिन फिर भी बोला तुम लोगों ने पानी निकालने से पहले कुत्ता निकाला था। बोलो वो तो आपने बोला ही नहीं था, आपने बोला था पानी निकालना है, कुत्ता तो हमने नहीं निकाला था, पानी तो निकाल दिया। तो CNAC डालना था उस बंदे का जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। अपना CNAC डालोगे तो थोड़ी टैक्स खत्म होगा यार, बात समझ आ रही है? उस बंदे का CNAC, यानी कि जो कंज्यूमर हो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक हो गई बात? यूटिलिटी बिल्स एडवांस टैक्स लगता है, बात नहीं, इंटरनेट के बिल्स के ऊपर एडवांस टैक्स लगता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक हो गई मेरे बच्चों, बातें समझ आ गई हैं? और बताएं सर कैसे? ये देखो एक और तरीका, अपने ही पैसे बैंक अकाउंट से आप निकालो, उस पर भी टैक्स कटेगा। अब अपने ही पैसे अकाउंट से निकालो, बैंक अकाउंट से निकालो। पहले ये नहीं हो रहा था, ये सुन लो। अब जो बच्चे पूछते हैं ना चेंज तो खैर ये आपके कोर्स का तो सेक्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब ये चेंज आया है इस अटेम्प्ट के अंदर चेंज आया से मुराद ये है कि ये आपके कोर्स का सेक्शन नहीं है, ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं समझा रहा हूँ। पहले आपने बैंक से कैश जितना भी निकालना हो आप निकाल सकते थे, उस कैश निकालने पर कोई टैक्स नहीं कटता था। 2 अटेम्प्ट पहले कटता था, 2 साल पहले कटता था, फिर ख़त्म हो गया। फिर 2 साल से ये बात मैंने नहीं बताई बच्चों को। अब फिर से लॉ के अंदर ये चीज़ आ गई कि अगर कोई कैश निकालता है बैंक से, क्या निकालता है? कैश निकालता है और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, कैश विथड्रॉवल बाय अ पर्सन नॉट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ग्रेटर देन 50,000 है या अबव 50,000 है, ये देख लेना। अबव 50,000 है शायद। तो उसके ऊपर लगता है 0.6% का एडवांस टैक्स। कितना लगता है? 0.6% का एडवांस टैक्स लगता है। और इसका सेक्शन कर, आपको मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये ऐसी कॉमन यूज की चीज़ है। आपके अब्बा पैसे निकाल रहे हैं, टैक्स कटे जा रहा है, आप भी बेवकूफ़ों की तरह, समझ रहे हो ना? ये सेक्शन है इसका 231AB। ऐसा हो सकता है कि किसी के अब्बा कैश निकाल रहे हो बैंक अकाउंट से, उनका टैक्स लग रहा है, तो उनके अब्बा को चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और ATL में आ जाएं। जब वो ATL में आ जाएंगे तो फिर उनका टैक्स नहीं कटेगा। ठीक हो गई बात? अच्छा मैं ये भी बता दूं कि 50,000 से ऊपर है या 50,000 पर भी है। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, बता रहा हूं। टैक्स
क्या बेटा? टैक्स पेयर्स बेचारे को कितने कम बेनिफिट हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपके दुख और आपके दर्द में, आपके गम में मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। (231) AB from a person who is not appearing sum of the payment in a day exceeding 50,000. 50,000 से ऊपर जो एक दिन में कैश निकालेगा और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में नहीं है तो उसका 0.6% क्या कट जाएगा मेरे बच्चों? टैक्स कट जाएगा। ठीक है, वही बात समझ आती है बात? और सर कैसे कलेक्शन होती है? ऑन वॉलेंट्री बेसिस। वॉलेंट्री बेसिस, खुद की खुशी से हम खुद टैक्स देंगे ऑन वॉलेंट्री बेसिस। किसी ने टैक्स काटा नहीं है, किसी ने सर टैक्स काटा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारी साल की इनकम मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए है। हमें पता है हमने कमाए हैं पैसे, हम इनकम टैक्स रिटर्न खोलेंगे, उसमें 25 लाख डालेंगे, खुद ही से टैक्स बन जाएगा। बोलेगा आपने 25 लाख रुपए कमाए हैं, आपका टैक्स बनता है मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए, ये टैक्स आप जमा करा दो। और हम चूंकि अच्छे सिटीजन्स हैं, हम जाएंगे और बैंक में वो 2.5 लाख रुपए का टैक्स जमा करा देंगे। 1.5 लाख रुपए का टैक्स जमा, ठीक है ना, वॉलेंट्री बेसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, साल ख़त्म हुआ, आपकी इनकम आ गई 25 लाख, आपका टैक्स बनता है 2.5 लाख। पूरे साल में मुख्तलिफ जगहों पर कट किया, एडवांस में, विद होल्डिंग में 1.25 लाख, तो बचा कितना? 1.25 लाख। वो खुद से वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर आपने क्या करना होगा? पे करना होगा, तो रिटर्न सबमिट होगा, वरना रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा। चालान जमा होगा, CPR बनेगा, CPR आएगा, सिलेक्ट होगा, फिर रिटर्न जमा होगा। ऐसे रिटर्न जमा ही नहीं होगा। और क्या तरीका सर? ऑन डिमांड बाय टैक्स अथॉरिटीज। सर लेकिन हम इतने अच्छे तो हैं नहीं कि हम खुद से टैक्स पे करें, हम तो टैक्स चोर हैं और हमने टैक्स चोरी कर ली, दबा के टैक्स चोरी कर ली है। 1 करोड़ का टैक्स बनता था, हमने 1 लाख का टैक्स पे कर दिया है और हमने चूना लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? चूना लगा दिया। अब क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपका ऑडिट खुल गया, अगर टैक्स वाले ने आपका रिव्यू खोल दिया, तो वो आपसे सारी डिटेल मांगेगा। बोलेगा ज़रा लाओ बैंक स्टेटमेंट तो दो अपनी तुम, और वो आपने बैंक स्टेटमेंट दे दी, वो बोलेगा ये बैंक स्टेटमेंट में इतने बड़े बड़े बम के गोले कहाँ से आ रहे हैं? मेरा मतलब है इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कहाँ से आ रहा भाई? तुम तो बोल रहे हो तुमने साल के लाख रुपए कमाए। गरीब आदमी। तो फिर पता लगा कि आपने झूठ बोला था और आपका टैक्स 1 लाख नहीं बनता, आपका टैक्स तो 10 लाख रुपए बनता है। आपका टैक्स 1 लाख रुपए नहीं बनता, कितना बनता है? 10 लाख। तो फिर टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगी? अंडर ऑडिट और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, अच्छा ये सब बच्चे बोलेंगे सर ये आपने क्या लिखा, हमें समझ नहीं आ रहा। ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा जरा जगह की किल्लत की वजह से ऐसा हो गया। आखिरी वाला पॉइंट है ऑन डिमांड बाय टैक्स अथॉरिटीज, डिमांड अंडर ऑडिट और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। तो फिर टैक्स वाला ऑडिट खोल सकता है, चेकिंग कर सकता है, आपके असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। असेसमेंट को अमेंड करने का मतलब क्या होता है? आपने बोला कि मेरी इतनी इनकम है, आपने बोला मेरा इतना टैक्स बनता है, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा असेसमेंट मैं अमेंड कर रहा हूँ, तुम्हारी इतनी इनकम नहीं है, तुमने झूठ बोला था, तुम्हारी इतनी इनकम है, तुम्हारा इतना टैक्स नहीं है, तुमने झूठ बोला था, तुम्हारा इतना टैक्स है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कहलाती है। इसके सेक्शंस आपको याद कर रहे होंगे, थ्योरी का पार्ट है ये, और ये बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, इसको बोरिंग सेक्शन समझ के छोड़ देते हैं। हर अटेम्प्ट में ये आता है 5-10 मार्क्स, 5-10 मार्क्स का आता है ये, 5 से 8 मार्क्स का सवाल तो आता है इसमें से। अब ये थ्योरी के सेक्शंस हैं, बच्चे इसको हल्का लेते हैं, लेकिन बाहर तौर टैक्स का पार्ट है ये। ठीक है मेरे बच्चों,
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं ज़रा सा रीकैप कर दूं 2 मिनट के अंदर जो अब तक हमने पढ़े। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई होता है, बर्डन ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन द टैक्स पेयर। इनडायरेक्ट टैक्स बाद में देख लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स हमने लेकिन ये कहा कि ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, डायरेक्टली इनकम पे अप्लाई नहीं होता। फिर हमने देखा कि क्या हर रिसीट इनकम है? आंसर इज नो, हर रिसीट इनकम नहीं है। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। क्राइटेरिया लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट से, फ्रेमवर्क से, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से हमें पता लगता है। क्या पता लगता है? रिसीट विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, इंटेंशन टू जनरेट इनकम है, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी है। तो हमने कहा ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, सैलरी इनकम, ब्ला ब्ला एटसेट्रा। ये क्या बन जाएगी? रेवेन्यू रिसीव। विद एक्टिविटी है लेकिन इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, अपना सेलफोन बेच दिया, अपना पर्सनल लैपटॉप बेच दिया, पर्सनल गाड़ी बेच दी, इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है, तो क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट एक्सेप्शन। कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। विदाउट एक्टिविटी में ऑन वॉलंटरी बेसिस था, वॉलंटरी बेसिस था, पॉकेट मनी मिल गई, गिफ्ट्स मिल गए, वेडिंग एनवेलप्स वगैरह मिल गए, ये सारी की सारी कैपिटल रिसीट है। एक्सेप्शन गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। और दूसरा था वेयर लीगल राइट इज एस्टेब्लिश्ड, जहाँ लीगल राइट एस्टेब्लिश हो रहा है, स्कीम अनाउंस बाय थर्ड पार्टी, प्राइस बॉन्ड्स, प्राइसेस एंड विनिंग्स, तो हमने कहा ये बन जाएंगी रेवेन्यू रिसीट्स और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक्सेप्शन थी शरिया राइट। ठीक हो गई बात? इनहेरिटेंस और हक महर वगैरह। उसके बाद हमने आगे का डिस्कशन अपना शुरू किया। इनकम की डेफिनेशन देखी। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि रेवेन्यू रिसीट आ गई उसके अंदर। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर एफटीआर। अब टैक्स एट सोर्स एफटीआर पे तुमने काट तो लिया, रेवेन्यू पे 1% काट तो लिया, लेकिन रेवेन्यू इनकम तो नहीं है। अब देखो इनकम की डेफिनेशन में ये चीज शामिल कर दी हमने, एनी अमाउंट, हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स कट गया एट सोर्स, और हमने कह दिया कि तू एफटीआर में है, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर गई। एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम मैंने बताया आपको, एक्चुअल रेंट, फेयर मार्केट रेंट व्हिचएवर इज हायर, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, ट्रीटेड एज इनकम, लोन इन कैश, सिक्योरिटी डिपॉजिट एटसेट्रा। फिर हमने रिजीम्स की बात की, एनटीआर, एफटीआर, एमटीआर। एनटीआर की हमने बात की, सर सारे हेड्स ऑफ इनकम की नॉर्मल इनकम को सम कर दो। इनकम किसको बोलते हैं? रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सारे हेड्स की नॉर्मल इनकम को सम करके ऐड कर दो और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगा दो। स्लैब रेट भी देखे, नॉर्मल स्लैब रेट लगते कैसे हैं वो भी देखा। एक्सपेंसेस भी अलाउ होते हैं, लॉसेस भी आते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस का बेनिफिट मिलता है, बाद में देखेंगे। टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, बाद में देखेंगे। एडवांस टैक्स एडजस्ट भी होते हैं। एफटीआर का कॉन्सेप्ट देखा। एफटीआर में सर आती है फाइनल टैक्स रिजीम, वो इनकम जो स्पेसिफाइड है अंडर द लॉ के ये वाली जाएगी फाइनल टैक्स रिजीम में। उसका ये खुसूसियत ये है कि उस पर टैक्स एट सोर्स, गर्मा गर्म एट सोर्स कट जाता है। और सिर्फ कटना खुसूसियत नहीं है, कट तो सैलरी पे भी जाता है, सिर्फ कटना खुसूसियत नहीं है। लॉ ये भी बोलेगा कि ये क्या है? फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब लॉ ने ये बोल दिया तो अब ये एफटीआर में आ गया। एग्जाम्पल्स देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स 1%, इंटरेस्ट इनकम 15, डिविडेंड इनकम 15%, एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, लॉसेस नहीं आता, डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं मिलते, टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलते, एडजस्ट एडवांस टैक्स एडजस्ट भी नहीं होता, और वो किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर भी फॉल नहीं करता। एमटीआर, मिनिमम टैक्स रिजीम। एमटीआर में जो भी चीज आती है उस पर एमटीआर के उसूल भी लागू होते हैं और एनटीआर के उसूल भी लागू होते हैं, यानी कि हम उसको एनटीआर से भी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल टैक्स निकालेंगे। और साथ में अगर इंडिविजुअल और एओपी है, 100 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर है, 100 मिलियन या उससे ज्यादा का टर्नओवर है, तो हम उसके टर्नओवर पर 1.25% लगा के चेक करेंगे। दोनों में से जो हायर होगा वो पे कर देंगे, आगे का ट्रीटमेंट आगे आएगा। आपको मैंने उसका आइडिया दे दिया। सर नॉर्मल टैक्स रिजीम का एक भाई भी होता है, थोड़ा नखरे वाला भाई होता है, रेट उस पर अलग लगते हैं। नॉर्मल वाली खुसूसियात होती हैं, भाई है, रेट थोड़े से अलग लगते हैं। एक्सपेंसेस जो लॉ में अलाउड है वो मिलते हैं, जो लॉ में अलाउड नहीं है नहीं मिलते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। लॉसेस अलाउ होते हैं, जो लॉ के हिसाब से हैं वो लॉसेस अलाउ होंगे, वो भी एनटीआर में कहलाएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, फिर हमने कहा कि सर टैक्सेस किस किस तरह से कलेक्ट होते हैं,
किस किस तरह से कलेक्ट होते हैं टैक्सेस, तो हमने कहा टैक्सेस इस तरह से कलेक्ट होते हैं, चार्ट आपके सामने है। क्वार्टरली मंथली एडवांस टैक्स भी मांग के लिए जाता है कि भैया आप क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करो। सर एट सोर्स भी कलेक्ट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, एट सोर्स भी कलेक्ट होता है, डिडक्ट होता है, उसकी मैंने आपको मिसालें दी। सैलरी इनकम पे टैक्स विदहोल्ड हो जाता है। क्या ये एफटीआर में आता है? क्या ये एफटीआर में आता है? लेकिन ये तो गर्मा गर्म एट सोर्स तो कट गया, लेकिन लॉ ने इसको फुल एंड फाइनल नहीं कहा। तो सर जिसको लॉ फुल एंड फाइनल नहीं कहेगा, एफटीआर नहीं कहेगा, एमटीआर नहीं कहेगा, वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगा? एनटीआर में। और ये आपको पता है ये तो एफटीआर में आता है, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इंटरेस्ट और विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड। सर हमारे खर्चों पे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, बिजली के बिल पे, इंटरनेट के बिल्स पे। हम अपना ही पैसा बैंक से निकालें उस पर भी टैक्स हमसे कलेक्ट किया जाता है। गाड़ियों का टैक्स पे करते हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस है। गाड़ियों का जो टैक्स पे करता है, व्हीकल का जो टैक्स पे करता है, उसके साथ भी एडवांस टैक्स लिया जाता है। ठीक है, वो इसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ठीक है, और सर साल के आखिर में फिर हम अपनी इनकम निकालेंगे, जो अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगा, मिसाल के तौर पर वो बना 1 लाख रुपया। साल के पूरे साल में हमने एडवांस टैक्सेस, विदहोल्डिंग टैक्सेस पे किए हुए थे 75,000 रुपए, तो 25,000 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉलंटरी बेसिस पे करना पड़ेगा। और अगर हम बहुत ही ज़्यादा टैक्स चोर हैं, टैक्स छुपाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, और टैक्स वाले ने ऑडिट खोल लिया कभी, तो ऑडिट खोल के वो सारा ऑडिट वगैरह करके डिमांड भी जनरेट कर सकता है कि भैया तुमने टैक्स कम पे किया है, हमें टैक्स पे करो। तो इन 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 तरीक़ों से टैक्स कलेक्शन की जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे ख़त्म हो गए। कल हम अपना पहला हैंड आउट शुरू करेंगे, हैंड आउट का डिस्कशन हम अपना कल शुरू करेंगे। याद से हैंड आउट लेकर आना। कल हमारी क्लास की टाइमिंग चेंज है। कल हमारी क्लास की टाइमिंग है 11:30 से 1, 11:30 से 1 है। और जुमेरात वाले दिन चूंकि 11:30 से 1 है और मेरे बाद कोई क्लास नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 तक जाए, 1:15 तक जाए, मैक्सिमम 1:20 तक भी जा सकती है नमाज से पहले पहले, क्योंकि 1:30 बजे की नमाज होती है, उससे पहले ख़त्म करूँगा मैं। लेकिन उस दिन मेरे पास ज़रा 10, 15, 20 मिनट का मार्जिन एक्स्ट्रा होगा, ये तुम्हारे जहनों में रहे। ठीक है बच्चों, ये 2 दिन मैंने ख़ास तौर पे ज़रा, चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।